आइए दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ह्यूमन फिजियोलॉजी का रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, श्वसन क्या है? सामान्यतः गैसों का आदान प्रदान ही श्वसन है। श्वसन क्या है? गैसों का आदान प्रदान ही श्वसन है। गैसों का आदान प्रदान। श्वसन में क्या होती है? श्वसन के पश्चात हमें ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन में ऊर्जा मिलती है यानी ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह एक कैसी क्रिया है? यही ऑक्सीकरण है। यही ऑक्सीकरण क्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है इसलिए ऑक्सीकरण क्रिया है। और यह एक कैटाबोलिक यानी अपचयी क्रिया है। अपचयी, कैटाबोलिक। कैटाबोलिक, कैटाबोलिक यानी किसी चीज का टूटना। इसमें ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का विघटन होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और हमें इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है। सर्वप्रथम जैसे वातावरण में O2 है, इसे अपन सर्वप्रथम कहाँ ग्रहण करते हैं? फेफड़ों में। फेफड़ों तक O2 आती है। वातावरण में O2 को पहले फेफड़ों तक आते हैं। फेफड़ों से कहाँ जाती है? फेफड़ों या पुपिका से जाती है रक्त में। फेफड़ों से जाती है कहाँ पर? रक्त में। रक्त में इसका होता है क्या? परिवहन। रक्त में होता है परिवहन। रक्त में होता है परिवहन। फिर कहाँ पहुंचती है? कोशिका तक। कोशिका तक। और कोशिका में क्या है? ग्लूकोज। कोशिका में है ग्लूकोज। तो फिर ग्लूकोज का क्या होता है? विघटन होता है। तो ग्लूकोज का विघटन होता है। ग्लूकोज का विघटन कैसे? C6H12O6 ये है कोशिका में, हमारी कोशिका में ग्लूकोज। और ऑक्सीजन आया तो जी किसमें? CO2 प्लस H2O और ATP। ATP के रूप में हमें क्या होती है? ऊर्जा मिलती है। ATP के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है। अब लेकिन जी हमारी कोशिका में CO2 बन गया, जी हानिकारक है, तो इसको हमें कोशिका से बाहर निकालना है। तो जिस प्रकार से O2 आई थी इसी प्रकार से CO2 को हम कहाँ निकालते हैं? बाहर। सर्वप्रथम CO2 है जी कहाँ मिलती है? कोशिका से रक्त में मिलती है। रक्त में पहुंची, रक्त में इसका क्या होगा? परिवहन। रक्त में होगा परिवहन। फिर उसके बाद कहाँ गई? रक्त में परिवहन के बाद फेफड़ों में। रक्त से पहुंची फेफड़ों में, और फेफड़ों के बाद वातावरण में। वातावरण में अपन O2 निकाल देते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज के आधार क्या हो गया? अपघटन हो गया, ग्लूकोज टूट गया जिससे हमें ऊर्जा मिल गई। जी ग्लूकोज है, जी कोशिका में ग्लूकोज कैसे पहुंचे जी? और अपन देखते हैं, हम खाना खाते हैं, इसमें हमारा पाचन तंत्र कार्य करता है। तो खाना कहाँ पहुंच गया? आमाशय में। इसके बाद खाना का क्या होता है? पाचन, भोजन का। तो भोजन का पाचन होता है छोटी आंत द्वारा भोजन का अवशोषण होता है, और रक्त के माध्यम से भोजन ग्लूकोज बन जाता है। तो वो कहाँ कोशिका में पहुंच जाता है, और कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन होता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और कोशिका में भी कहाँ? अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कोशिकांग वाले में, सेल वाले में, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया रहती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन के द्वारा O2 पहुंची उधर पर, और ग्लूकोज का क्या होगा?
विक्टन और क्रेब्स साइकिल के द्वारा एटीपी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया सामान्य परिचय श्वसन का। इसके बाद हम देखेंगे श्वसन के अंग। चलिए अब हम देखेंगे श्वसन के अंग कि विभिन्न प्रकार के जीवों में क्या श्वसन के अंग हैं। तो पोरिफेरा, सेलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्कीहेल्मिन्थीज, इन 5 सदस्यों में श्वसन अंग है ये अनुपस्थित होता है। श्वसन कहाँ होता है? शरीर की सामान्य सतह से, शरीर की सामान्य सतह से। इनमें श्वसन अंग कैसे होता है? शरीर की सामान्य सतह से होता है। किसमें? पोरिफेरा में, संघ सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में और एस्कीहेल्मिन्थीज में। इनमें श्वसन अंग है जो अनुपस्थित होता है और श्वसन है जिस शरीर की सामान्य सतह से होता है। अब देखेंगे एनिलिडा के सदस्यों में, इसमें होता है श्वसन आद्य क्यूटिकल, आद्य क्यूटिकल के द्वारा होता है। एनिलिडा में जैसे केंचुआ, नेजस आते हैं। इसमें कैसा होता है? आद्य क्यूटिकल द्वारा होता है। आर्थ्रोपोडा में कैसे होता है? आर्थ्रोपोडा जो सबसे बड़ा संघ है, इसमें क्लोम द्वारा भी होता है, श्वसनिका द्वारा भी होता है, पुस्तक फेफड़े भी होते हैं। क्लोम जो जल में रहते हैं, जो जल में रहते हैं, जो जल में रहते हैं उनमें होता है किसके द्वारा? क्लोम के द्वारा। श्वसनिका के द्वारा होता है कॉकरोच में, और पुस्तक फेफड़े, उसके फेफड़े जो पुस्तक आकार के होते हैं, इसमें होता है बिच्छू में, होता है पुस्तक फेफड़ों के द्वारा। यानी आर्थ्रोपोडा में क्लोम, श्वसनिका और पुस्तक फेफड़े श्वसन अंग है। मोलस्का में किसके द्वारा होता है? इसमें आता है घोंगा, इसमें होता है क्लोम के द्वारा। और इसमें श्वसन के साथ साथ उत्सर्जन में भी सहायक होता है, श्वसन के साथ साथ उत्सर्जन में भी सहायक होता है। मोलस्का में है, मोलस्का में क्लोम है, श्वसन के साथ साथ उत्सर्जन में भी सहायक होता है। एकाइनोडर्मेटा में त्वचा के द्वारा होता है, इसमें स्टारफिश आती है। हेमिकॉर्डेटा में क्लोम के द्वारा होता है। अब कॉर्डेटा में 5 वर्ग आते हैं: मछली, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। मछली में होता है क्लोम के द्वारा। उभयचर जिसमें मेढक आते हैं, तो इसमें त्वचा द्वारा भी, फेफड़े द्वारा भी, क्लोम द्वारा भी। जब मेढक अपनी टेडपोल अवस्था में होता है, लार्वा अवस्था में, तो क्लोम के द्वारा होता है, पानी में रहता है। फिर त्वचा द्वारा होता है। और सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, इनमें सभी में फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। ठीक है, एक बार और श्वसन के अंगों को देखेंगे। पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्कीहेल्मिन्थीज। इसमें सामान्यतः श्वसन अंग अनुपस्थित होते हैं और श्वसन है शरीर की सामान्य सतह से होता है। एनिलिडा में श्वसन अंग क्या है? आद्य क्यूटिकल, शरीर की सतह से होता है। आद्य क्यूटिकल चिपचिपा, इनकी सतह है चिपचिपी होती है, उसके द्वारा श्वसन करते हैं। आर्थ्रोपोडा में क्लोम द्वारा भी होता है, श्वसनिका द्वारा और पुस्तक फेफड़े द्वारा। मोलस्का में क्लोम द्वारा होता है, जो श्वसन के साथ साथ उत्सर्जन में भी सहायक है। एकाइनोडर्मेटा में त्वचा द्वारा होता है और हेमिकॉर्डेटा में क्लोम द्वारा। मछली में क्लोम द्वारा, उभयचर में त्वचा, फेफड़े और क्लोम द्वारा। सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी में फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपन पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में। मानव श्वसन तंत्र के 2 भाग होते हैं, एक है श्वसन पथ और एक होता है श्वसन अंग। श्वसन पथ क्या है? जहां से होकर वायु श्वसन अंग तक पहुंचती है उसे श्वसन पथ कहते हैं। हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा श्वसन अंग नाक है, लेकिन नहीं, नाक हमारा श्वसन अंग नहीं है, श्वसन मार्ग है। तो श्वसन पथ में किसे पढ़ना है? नासाद्वार को, ग्रसनी को, एपिग्लोटिस को, कंठ को, श्वास नली को। नासाद्वार क्या होता है? हमारे शरीर में बाहें 2 नासाद्वार होते हैं। बाहें 2 नासाद्वार हैं। नासाद्वार है जी, कहाँ खुलते हैं? नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। नासाद्वार हैं जो नासा मार्ग के द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। ग्रसनी क्या है?
ग्रसनी है जी आहार और वायु दोनों के लिए एक रास्ता है। ग्रसनी से फेरेंक्स बोलते हैं। फेरेंक्स है जी आहार और वायु दोनों के लिए कॉमन रास्ता, इसे ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के बाद है एपिग्लोटिस। अब ग्रसनी के बाद क्या होता है, एक जी पाइप आहार का हो गया, फूड का, और एक पाइप हो गया श्वसन का। इधर पर एक कंठ होता है, कंठ होता है इसमें। इधर एपिग्लोटिस पाया जाता है। एपिग्लोटिस है यदि खाना खाया तो ये श्वास नली के ऊपर आ जाता है, कंठ के ऊपर, जिससे खाना है हमारा ये श्वास नली के अंदर नहीं जाता। यदि अपन ने वायु ली तो ये एपिग्लोटिस है ये आहार नाल में आ जाता है, जिससे वायु है ये श्वास नली में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एपिग्लोटिस है ये ढक्कन होता है। जब अपन खाना खाते हैं तो ये श्वास नली के ऊपर आ जाता है, जिससे हमारा खाना है ये आहार नाल में पहुंच जाता है। और जब अपन सांस लेते हैं तो ये खाना है ये हमारी आहार नाल के ऊपर आ जाता है, जिससे सांस है वायु है जो श्वास नली के थ्रू फेफड़े में पहुंच जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए। यदि हम खाना खा रहे तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि हमें किस साइड जाना है, और खाना है ये हमारी श्वास नली में पहुंच जाता है, जिसके द्वारा हमें क्या होती है, हिचकियाँ आती हैं। जब तक वो खाना बाहर नहीं निकल जाता तब तक हमें हिचकियाँ आती रहती हैं। कंठ क्या है, लैरिंक्स, स्वर तंत्र बोलते हैं इसे। कंठ हो गया स्वर तंत्र। श्वास नली ये है श्वास नली। कंठ के बाद क्या आती है, श्वास नली। श्वास नली में ये क्या है, सी आकार की छल्ले, सी आकार की छल्ले जो उपास्थि के बने होते हैं, कार्टिलेज की उपास्थि में होती है। इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है ट्रेकिया को, श्वास नली को सिकुड़ने से रोकना। सी आकार की छल्ली का कार्य क्या है कि ट्रेकिया को, श्वास नली को सिकुड़ने से रोकना। ठीक है, आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। दोनों फेफड़ों में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो इसमें क्या होती है जी, आगे जाके विभाजित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक श्वसनी। इसके बाद और विभाजित होती है, इसे सेकेंडरी श्वसनी, थर्ड श्वसनी। फिर आगे जब श्वसनी विभाजित होती है तो इसे प्राथमिक श्वसनिका, सेकंड श्वसनिका और थर्ड श्वसनिका। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, अंतस्थ श्वसनिका कहते हैं। प्राथमिक श्वसनिका, सेकंड श्वसनिका और थर्ड श्वसनिका को मिलाकर अंतस्थ श्वसनिका कहते हैं। और इस पूरे भाग को श्वसनी वृक्ष या चालन भाग कहते हैं। चालन भाग क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे चलकर वायु हमारे फेफड़े में कूपिका में प्रवेश करती है, जहां पर वायु का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे चालन भाग कहते हैं। इसके आगे अंतःश्वसनिका के आगे जी कूपिकीय नलिका है और अजी क्या है, कूपिका है। ये कूपिका कोश है, कूपिका कोश। इधर हमारी कूपिका में वायु का आदान प्रदान होता है, इसे कहते हैं श्वसन वृक्ष या विनिमय भाग, जहां पर वायु का आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे श्वसन अंग। श्वसन अंग क्या है, हमारा श्वसन अंग है फेफड़े, लंग्स है। एक जोड़ी श्वसन अंग फेफड़े पाए जाते हैं, जिसे हम आगे देखते हैं श्वसन अंग को। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए श्वसन पथ वाले टॉपिक का। श्वसन पथ में अपन पढ़ेंगे नासाद्वार, ग्रसनी, एपिग्लोटिस, कंठ, श्वास नली। ठीक है, अब पढ़ेंगे श्वसन अंग। श्वसन अंग में पढ़ना है फेफड़े को, फेफड़े। आइए अब हम पढ़ेंगे श्वसन अंग के बारे में। श्वसन अंग क्या है, श्वसन पथ को हमने पढ़ लिया था, अब है श्वसन अंग। श्वसन अंग में पढ़ेंगे फेफड़े। हमारे शरीर में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, कहाँ होते हैं जी, वक्ष गुहा में होते हैं, यानी थोरेसिक कैविटी। जी वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा में फेफड़े होते हैं। जी क्या है, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। जी भाग है जी कंठ है, कंठ लैरिंक्स। जी ट्रेकिया, ट्रेकिया यानी श्वास नली। श्वास नली में जी सी आकार की क्या है, छल्ले हैं। और
उधर पे अपन ने जो पिछला पढ़ा है, प्राथमिक श्वसनी से लेकर कूपिका तक का भाग कहाँ पर होता है? ये फेफड़े के अंदर होता है। प्राथमिक श्वसनी से लेकर कूपिका तक का भाग इस फेफड़े के अंदर होता है। ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया में सी आकार के हो गए छल्ले। इसके बाद फेफड़े के ऊपर दो सतह होती है, बाह्य फुफ्फुसीय आवरण, बाहर वाले को बोलते हैं बाह्य फुफ्फुसीय आवरण यानी पैराइटल प्लूरा, आंतरिक वाले को बोलते हैं अंतः फुफ्फुसीय आवरण वेस्कुलर प्लूरा। और इन दोनों के मध्य में एक द्रव भरा होता है जिसे फुफ्फुस आवरणीय द्रव कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और इसके बाद इन दोनों फेफड़ों के मध्य की सतह, दोनों फेफड़ों के बीच का खाली स्थान, बीच की जगह है, इसे क्या कहते हैं? मीडियास्टेनम कहते हैं। दोनों फेफड़ों के बीच की जगह को इसे क्या कहते हैं? मीडियास्टेनम कहते हैं। और जी है जी नीचे डायफ्राम है, ये क्या है? डायफ्राम। और हमारा बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से थोड़ी छोटा होता है, क्योंकि इसमें बाएं फेफड़े में जो हार्ट है हमारा बाएं फेफड़े की तरफ होता है, तो इसमें इधर एक खांच होती है, इसे बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या कहते हैं इसे? कार्डियक नॉच कहते हैं। अब फेफड़े हैं ये कहाँ पर? बक्ष गुहा में स्थित होते हैं। बक्ष गुहा में एक पिंजरे में, पिंजरे रूपी संरचना से ढके होते हैं, पसलियों का पिंजरा होता है उससे ढके होते हैं। और बक्ष गुहा की आकृति के कारण फेफड़ों की आकृति बदलती है। आप अपने सीने पर हाथ रखिए और सांस लीजिए, तो बक्ष गुहा की आकृति के कारण फेफड़े की आकृति बदलती है। यानी फेफड़े एक स्पंजी होते हैं, जैसे एक गुब्बारा है, उसे अपन जैसे एक जी गुब्बारा है, इसे अपन एक बॉक्स में रख दें तो ये गुब्बारा इस बॉक्स की आकृति का हो जाएगा। इस प्रकार के फेफड़े होते हैं। अब फेफड़े में अग्र सतह है, इसकी अग्र सतह है। अग्र सतह क्या है? अग्र सतह में होती है क्लेविकल बोन, क्लेविकल जैसे कॉलर बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन। अग्र सतह में जे वाली बोन होती है, जी क्लेविकल बोन होती है, जिसे कॉलर बोन कहते हैं। इस अग्र सतह, पश्च सतह में क्या है? पश्च सतह में है डायफ्राम। पश्च सतह में क्या है? पश्च सतह में है डायफ्राम, डायफ्राम। इसके बाद पृष्ठ सतह पर क्या है? पीछे पृष्ठ सतह। पृष्ठ सतह पर क्या है? कशेरुकदंड, कशेरुकदंड, कशेरुकदंड और पसलियां, कशेरुकदंड और पसलियां। और इस अधर सतह पर सामने क्या है? अधर सतह। अधर सतह में है उरोस्थी, उरोस्थी और पसलियां। ठीक है। अग्र सतह में क्या है? अग्र सतह में क्लेविकल बोन, जो कॉलर वाली बोन है, ये अग्र सतह में है। पश्च सतह में डायफ्राम होता है, नीचे क्या है? डायफ्राम। पृष्ठ सतह में कशेरुकदंड, मेरुरज्जु और पसलियां। अधर सतह में उरोस्थी, सामने एक उरोस्थी होती है हड्डी, जी उरोस्थी और पसलियां। इनका पिंजरा, इन सभी का पिंजरा है जो फेफड़े को ढक कर रखता है और फेफड़े को सुरक्षित रखता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद आज के लिए। जय हिंद।